लेट्स से कि एक पाकिस्तानी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर किसी यूरोपियन बायर के साथ $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। इनिशियली सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही शिपमेंट यूरोप पहुंचती है तो बायर पेमेंट रोक देता है इस बेसिस पे कि गुड्स डिफेक्टिव है। अब आपके ख्याल में ये डिस्प्यूट यूरोपियन कोर्ट्स में साला साल चलना चाहिए, ये एक ऐसे तरीके से सॉर्ट आउट होना चाहिए कि दोनों पार्टीज उस पर ट्रस्ट भी करती हों और ये डिस्प्यूट बहुत जल्दी भी सॉर्ट आउट हो और लेटर ऑन जो भी डिसीजन आए उसे इफेक्टिवली इन्फोर्स भी किया जा सके। तो ऐसी सिचुएशंस को डील करने के लिए आर्बिट्रेशन एक बेस्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बल्कि रोमन एम्पायर के ज़माने में जो ताजिर थे उनके दरमियान जो भी डिस्प्यूट होता था तो वो अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को शामिल करके उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कर लिया करते थे और इसी कमर्शियल ट्रस्ट सिस्टम को मॉडर्न आर्बिट्रेशन ने अडॉप्ट किया। लेकिन असल में 20वीं सदी में आर्बिट्रेशन सही मानों में ट्रांसफॉर्म हुई जब इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जैसे अदारे वजूद में आए, जिन्होंने एक बुनियाद फराहम की, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया जिसकी वजह से जितने भी बिजनेसेस थे वो ट्रेडिशनल लिटिगेशन की बजाय आर्बिट्रेशन को प्रेफर करना शुरू हो गए। अब सवाल ये था कि जितने भी कमर्शियल डिस्प्यूट्स थे वो आर्बिट्रेशन में तो जाना शुरू हो गए, लेकिन व्हाट इफ के एक पार्टी उस डिसीजन को, आर्बिट्रल अवार्ड को नहीं मानती, तो फिर क्या किया जाए? तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए न्यूयॉर्क कन्वेंशन 1958 में आया, जिसने ये मेक श्योर किया कि आर्बिट्रल अवार्ड्स को 170 से ज्यादा ममालिक में बहुत आसानी से इन्फोर्स किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे कि अगर अवार्ड पाकिस्तान में अनाउंस हुआ है तो फिर आप उसे पूरी दुनिया में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, स्पेन में, किसी भी जगह जाकर उसे इन्फोर्स कर सकते हैं। सो न्यूयॉर्क कन्वेंशन वो इंस्ट्रूमेंट था जिसने आर्बिट्रेशन को एक रियल पावर दी। अब अगर हम बात करें कि जिस तरह टाइम चेंज हो रहा है, जमाना बदल रहा है, तो क्या आर्बिट्रेशन भी चेंज हो रही है? तो जी बिल्कुल। आज आर्बिट्रेशन सिर्फ एक ट्रिब्यूनल की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, जैसे जैसे इनोवेट हो रही है टेक्नोलॉजी, आर्बिट्रेशन भी चेंज होती जा रही है, इनोवेशन की तरफ जा रही है। मिसाल के तौर पे अगर कोई $1 मिलियन ऑयल प्रोजेक्ट डिस्प्यूट है और पार्टीज को इंटरम रिलीफ चाहिए, फौरन कोई रिलीफ चाहिए, तो उसके लिए कोर्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है। वो फौरी तौर पे आर्बिट्रेटर को कॉल कर सकते हैं और उन्हें वो आर्बिट्रेटर जो है वो इंटरम रिलीफ 10 दिन के अंदर अंदर ग्रांट कर सकता है। फिर इसी तरह से कोरोना के दौरान आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो हैं वो वर्चुअल हो गई, ऑनलाइन केसेस को सुना जाता रहा और ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट सबमिशन भी होती रही। और मजीद ये कि जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म हो रही है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स भी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गई हैं। बहुत से एआई असिस्टेंट्स को डॉक्यूमेंट एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साथ अवार्ड राइटिंग में भी उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आर्बिट्रेशन सिर्फ अब जेनेरिक नहीं रही, बल्कि स्पेशलाइज्ड फॉर्म अख्तियार करती जा रही है। हर सेक्टर के लिए आर्बिट्रेशन पैनल्स अलग से हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर $1 मिलियन किसी डैम प्रोजेक्ट का डिस्प्यूट है कॉन्ट्रैक्टर और गवर्नमेंट के दरमियान, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर के आर्बिट्रेटर्स पैनल अलग से हैं। फिर इसी तरह से जो मैरिटाइम ट्रेड में शिपिंग डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए लंदन मैरिटाइम आर्बिट्रेटर्स का एक पैनल है जो उन्हें देखता है। और अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करें जिसमें ऑयल, गैस और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स आते हैं, तो इनको रिजॉल्व करने के लिए अलग से स्पेशलाइज्ड आर्बिट्रेटर्स के पैनल्स मौजूद हैं, ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं। अब ये वो सेक्टर है जो हैवीली रिलाई करते हैं आर्बिट्रेशंस पर, क्योंकि इनमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और मल्टीपल पार्टीज मल्टीपल जुरिस्डिक्शन से, अलग अलग मुल्कों से इन्वॉल्व होती हैं। सो देयरफॉर इन सेक्टर्स में आर्बिट्रेशन एक बहुत बेहतरीन रोल प्ले कर रही है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। अब अगर हम बात करें टेक और आईपी बेस्ड डिस्प्यूट्स की, जिसमें सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग के डिस्प्यूट्स आ जाते हैं और डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स आते हैं, तो ये वो डिस्प्यूट्स हैं जो सिर्फ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं डिमांड करते, बल्कि एक प्राइवेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन डिमांड करते हैं कि इनका जो भी डिस्प्यूट है वो प्राइवेटली, कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ, प्राइवेसी के साथ सॉर्ट आउट होना चाहिए। तो इन केसेस में आर्बिट्रेशन एक बेहतरीन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि जहां आर्बिट्रेशन के बहुत से बेनिफिट्स हैं, इस पर क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। और सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये है कि ये बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट है एज कम्पेयर टू लिटिगेशन, और इस वजह से जो छोटी कंपनीज हैं वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। और सेकंड क्रिटिसिज्म इस पे ये होता है कि जो पैनल होता है आर्बिट्रेटर्स का, उनमें कोई डाइवर्सिटी नहीं होती और मोस्ट ऑफ द टाइम जो वेस्टर्न आर्बिट्रेटर्स हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं। और तीसरी तनकीद इस पर
ये की जाती है कि जो लोकल कोर्ट्स हैं वो पब्लिक पॉलिसी को बुनियाद बनाकर जो आर्बिट्रल अवार्ड्स हैं उनकी इन्फोर्समेंट को रोक देते हैं। लेकिन खैर ये छोटे-छोटे मसले हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी सॉर्ट आउट हो जाएँगे। अगर हम आर्बिट्रेशन के फ्यूचर की बात करें तो आर्बिट्रेशन बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। सिंगापुर में मीडिएशन और आर्बिट्रेशन के मिक्स मॉडल को प्रैक्टिस किया जा रहा है, यानी कि अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो पहले मीडिएशन कराई जाएगी उसमें और फिर आर्बिट्रेशन की तरफ जाया जाएगा। इसी तरह जो ब्लॉकचेन बेस्ड डिस्प्यूट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड डिस्प्यूट है, उनके लिए डिजिटल जजेस आ रहे हैं, डिजिटल आर्बिट्रेटर्स आ रहे हैं जो विद इन सेकंड्स डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत तेज़ी से आर्बिट्रेशन, ग्रीन आर्बिट्रेशन की तरफ जा रही है, जहाँ पेपरलेस आर्बिट्रेशन होगी और ऐसे वेन्यूज़ पर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट किया जाएगा जो बिल्कुल कार्बन फ्री होंगी। अब जिस तरह आर्बिट्रेशन का इन्फ्लुएंस ग्रो करता जा रहा है, तो कोर्ट्स की जो अप्रोच है टुवर्ड्स आर्बिट्रेशन वो भी ब्रॉड होती जा रही है। मिसाल के तौर पे अमेरिका में हॉल स्ट्रीट वर्सेस मेटल के केस ने ये शो किया कि आर्बिट्रल अवार्ड्स के अगेंस्ट आप अपील फाइल नहीं कर सकते। फिर इसी तरह से पेट्रोपार्ट वर्सेस किर्गिस्तान केस ने शो किया कि किस तरह से एक इन्वेस्टर एक स्टेट को अकाउंटेबल कर सकता है अगर उसकी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टेट अनफेयर ट्रीटमेंट करती है। फिर इसी तरह से एक इंडिया का बहुत मशहूर केस है अमेज़न वर्सेस फ्यूचर रिटेल, जिसमें आर्बिट्रेटर्स की जानिब से इंटरिम रिलीफ जो दिया गया था उसे कोर्ट्स ने रिकग्नाइज किया और देर आफ्टर इस चीज़ को रिकग्नाइज किया जाने लगा कि आर्बिट्रेटर्स सिर्फ एक डिस्प्यूट को फाइनली डिसाइड नहीं कर सकते, मीन टाइम अगर कोई इंटरिम रिलीफ चाहिए, कोई शॉर्ट ऑर्डर करना है तो वो भी किया जा सकता है और उसे कोर्ट्स एज इट इज रिकग्नाइज करती हैं, उसे एज इट इज इन्फोर्सेबल समझा जाता है। सो अगर हम ओवरऑल देखें तो आर्बिट्रेशन एक ऑल्टरनेटिव वे ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं रह गया, बल्कि ये एक ज़रूरत बन चुकी है। बल्कि ये कहना बजा होगा कि इट्स अ स्टोरी ऑफ सर्वाइवल एंड ट्रस्ट फॉर कमर्शियल डिस्प्यूट्स। अब अगर आप इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखें तो क्या इन फ्यूचर आर्बिट्रेशन लिटिगेशन को रिप्लेस कर पाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और इस तरह की मजीद लीगल इंसाइट्स के लिए हमें सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।